क्लास में क्या किया था बोलो? क्वालिटी फैक्टर। हाँ, लास्ट क्लास में हमने किया था आरएलसी सीरीज सर्किट, है ना। क्वालिटी फैक्टर क्या होता है समझा था, है ना। हाफ पावर फैक्टर क्या था, है ना। लास्ट क्लास में कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं आरएलसी पैरेलल सर्किट। आरएलसी पैरेलल सर्किट। हमें एक अल्टरनेटिव सोर्स है, अल्टरनेटिव सोर्स है इक्वल्स ए नॉट एंड ओमेगा। मान लो किसी टाइम पे करंट सप्लाई कर रहा है, आरएमएस करंट मान लो आई है, उसमें से कुछ करंट इधर गया होगा आई है, ठीक है। कुछ करंट इधर गया होगा इंडक्टर के थ्रू और कुछ करंट कैपेसिटर गया होगा ना। रेजिस्टेंस है आर, इंडक्टेंस है एल, कैपेसिटेंस है सी, ठीक है। किरचॉफ्स फर्स्ट क्लास में हम बोल सकते हैं आई जो होगा वो इक्वल होगा आई आर के प्लस आई एल के प्लस आई सी। होगा ना, होगा। मान लेते हैं कि इससे जो वोल्टेज आरएमएस वोल्टेज जो है मान लेते हैं वो है V, और जब हम करंट की बात कर रहे हैं तो आरएमएस करंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। बार लगा दिया इसका मतलब आरएमएस करंट। जब आई आर लिखोगे तो आई आर बेसिकली क्या हो जाएगा, आरएमएस वोल्टेज अपॉन आर, ये क्या हो जाएगा एक्स एल प्लस एक्स टी। पैरेलल है इसका मतलब हर एक के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो V अपॉन R, V अपॉन X का रिएक्टेंस, V अपॉन S का रिएक्टेंस, यही लिख सकते हैं ना। और जो आरएमएस करंट है उसको इफेक्टिवली लिख सकते हैं VR RMS अपॉन Z, जहाँ Z क्या है इम्पीडेंस, सही। अब एक्सएल क्या होता है, एक्सएल होता है ओमेगा इनटू एल, है ना। ये मतलब 90 के फेज पे है, अगर एक्सएल लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ओमेगा इनटू 1 अपॉन ओमेगा सी माइनस ऑफ जे, ये क्लियर है। यहाँ से डी को गायब हो गया तो 1 बाई जेड आएगा, 1 बाई आर प्लस 1 बाई ओमेगा एल जे प्लस 1 बाई एक्स की जगह पे 1 बाई ओमेगा सी जे।
सही है, चल माइनस है ना। अब यहां से देखो 1/z लिखोगे तो आ जाएगा 1/r माइनस 1/ωl प्लस ωc। दिख नहीं रहा है। हाँ ये देखिए 1/z क्या हो जाएगा 1/r प्लस जे नीचे है ऊपर आएगा तो माइनस होगा, वो ऊपर आएगा तो प्लस होगा, यानी कि 1/ωc माइनस 1/ωl जी ये है ना। 1/z अगर लिखोगे तो हो जाएगा रूट अंडर 1/r का स्क्वायर प्लस वही ओमेगा एल माइनस 1/ωc माइनस 1/ωl। जब 1/z पता चल गया और कुछ नया नहीं है, बस यहाँ पे अगर तुम्हें कंफ्यूजन हुआ हो इसको माइनस आपने ओमेगा एल वाले रूप कैसे कर दिया, तो जे नीचे प्लस है ना ऊपर आता है तो माइनस हो जाता है, माइनस वाला ऊपर आके प्लस हो जाता है, ऊपर नया माइनस। ठीक है तो ये ओके इम्पीडेंस का फॉर्मूला। और ये जो 1/z है इसको एक नया नाम बोलते हैं यार, नाम क्या बोलते हैं इसको, इसका नाम है एडमिटेंस। 1/z को बोलते हैं एडमिटेंस। वैसे काम का नहीं है ना। और ये जो 1/xl आया 1/xl लिखा था ये कहलाता है ससेप्टेंस, ससेप्टेंस ऑफ इंडक्टर। और इसी तरह से 1/xc अगर बोलोगे तो ये होगा ससेप्टेंस ऑफ कैपेसिटर। ठीक है तो वो वही चीज है। लेकिन लीजिए फिगर का डायग्राम बनाइएगा तो इसका फिगर डायग्राम ऐसा बनेगा है ना। इधर क्या आएगा 1/r, इस वाले में क्या आएगा 1/xl माइनस 1/xc है ना। और इधर आएगा रिलेटिव्स रहेगा इनका, वो होगा क्या 1/z और ये हो गया। ठीक है अरे फॉर्म से चेंज हो गया 1/r में सब हो गया। लेफ्ट साइड में बेटा कुछ लिखा नहीं है, ऐसा जरूरत ही नहीं है, मैं बता रहा हूँ मैं कि 1/xl जो है इधर तो जो दिख रहा है तो वही लिखा हुआ। 1/xl को बोलते हैं ससेप्टेंस ऑफ इंडक्टर, 1/xc को बोलते हैं ससेप्टेंस ऑफ कैपेसिटर। तो काम उनका नहीं है तो कुछ नया नहीं है, बस हमने क्या किया किरचॉफ्स लॉ अप्लाई किया फिर लिखा 1/z मिला है ना कॉल वाले फॉर्म में। तो फिगर डायग्राम बनाने के लिए कुछ नहीं किया, एक एक्सेस पे 1/r आ गया तो 1/r से 90 के फेस पे होगा xc माइनस xl, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/xc माइनस 1/xl। और इसका रिजल्टेंट जो आएगा वो क्या आएगा 1/z, वही तो लिखा है ना। तो पहले जैसा ही है, ध्यान से देखो पहले जैसा ही है। हाँ हो गया।
ये चीज ध्यान रखो, अगर मान लो वोल्टेज एंड क्रॉस इंडक्टर लिखना हो VN, तो VN क्या होगा I into XL, है ना। AC लिखना हो क्या हो जाएगा I into X। समझ में आया? ये चीज को ध्यान में रखना है। V क्या होगा I into XL, AC क्या होगा I into XL। AC मतलब वोल्टेज एंड क्रॉस कैपेसिटर। इस तरह से VR into क्या हो जाएगा I into, है ना। XL XC कैसे निकालेंगे? आपको पता है XC होता है 1/ओमेगा C, XL क्या होता है 1/ओमेगा A। तो फार्मूला बेस्ड सवाल आएंगे इसके जो भी सवाल होते हैं वो जनरली फार्मूला बेस्ड होते हैं। बस थोड़ा बहुत तो एक कॉन्सेप्ट दिमाग में होना चाहिए कि कैसे लिखते हैं, क्योंकि पावर फैक्टर निकालना पड़ता है। लेकिन बाकी जो होगा वो ऐसा ही चलेगा। बस एक चीज आपसे पूछेगा कि इंडक्टर के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, या फिर एलसी ऑसिलेशन से आएगा जो आगे चल जाकर बात करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट लिखिए एलसी ऑसिलेशन। एलसी ऑसिलेशन मैंने आर एल सी तीनों किया है। अगर आर एल होगा तब भी आप कर सकते हो, आर आर सी होगा तब भी आप कर सकते हो, है ना। एक वाला एक पैरामीटर रह जाएगा, बाकी एज इट इज वैसे ही काम होगा, उसमें कुछ नया नहीं है। नेक्स्ट लिखिए एलसी ऑसिलेशन। इंडक्टर कैपेसिटर ऑसिलेशन। ऐसे पढ़ा था, ऐसे पढ़ा था ना, वहीं से रिलेट करूंगा क्योंकि उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। ठीक है, तो देखिए एलसी ऑसिलेशन क्या है। मान लीजिए कैपेसिटर है ना, एक कैपेसिटर है और एक इंडक्टर है। ठीक है, इसकी जो कैपेसिटी है वो है C और इंडक्टर का इंडक्टेंस जो है वो है L। सपोज मान लो इनिशियली क्या था, कैपेसिटर पे कुछ चार्ज था, कुछ ही मान लो तो नॉट सपोज। ठीक है, स्विच ओपन था। अब हमने क्या किया, एक कैपेसिटर है, चार्ज है, इंडक्टर के थ्रू कनेक्टेड है, इनिशियली स्विच ओपन है। अब मान लो मैंने इस स्विच को क्लोज कर दिया। अब जब आप स्विच क्लोज करोगे तो होगा, तो स्विच क्लोज करने से क्या होता है कि कैपेसिटर क्या करेगा, डिस्चार्ज होना शुरू करेगा। डिस्चार्ज होना शुरू होगा मतलब करंट सप्लाई करेगा इंडक्टर की तरफ। कहने का मतलब कि जो कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है वो सर्किट में फ्लो होगा और इंडक्टर से पास करेगा। इसका मतलब एनर्जी जो है इंडक्टर के अंदर स्टोर होगा। कैसे होगा वो हम देखते हैं। तो मान लेते हैं किसी भी टाइम पे इस सर्किट से करंट जो फ्लो कर रहा है वो है I। किसी भी टाइम पे सर्किट से जो करंट है उसको हम क्या बोलते हैं I, है ना। और उस समय कैपेसिटर पे चार्ज हमने मान लिया कि क्या है Q। कब इनिशियल चार्ज को नॉट है ना। इनिशियली चार्ज किया था हमने, उसको कनेक्ट कर दिया किसी भी टाइम पे एट एनी टाइम, है ना। और वो जैसे ही हम इसको कनेक्ट करेंगे कैपेसिटर चार्ज करंट फ्लो करना शुरू करेगा। अब करंट जो है वो चेंज करेगा, है ना। तो करंट चेंज करेगा तो हमें पता नहीं
फंक्शन है करंट का है, लेकिन हम मान लेते हैं किसी टाइम पे करंट आई था और उस समय कैपेसिटर पे चार्ज क्या था Q, ठीक है। तो अगर किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करो फ्रॉम केसीएल लूप लॉ, तो किसी टाइम पे वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर और इंडक्टर क्या होना चाहिए सेम। तो हमने उसी टाइम पे करंट मान लिया है I और कैपेसिटर पे चार्ज मान लिया है Q। यानी कि अगर मैं बोलूं तो Q बाई C माइनस इसके क्रॉस क्या हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस L di बाई dt, ये क्या होना चाहिए जीरो। ऐसा ही बोल रहा हूं यार, मैं क्या बोल रहा हूं कि मान लो डीसी कैपेसिटर है, कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है डीसी और VL है पोटेंशियल डिफरेंस इंडक्टर के क्रॉस। तो KVL क्या बोलता है कि डीसी प्लस DL क्या हो जीरो किसी भी टाइम पे, ये तो नहीं है। तो VC क्या होगा भाई, तो Q बाई C, क्योंकि उस समय चार्ज पे Q था, कैपेसिटेंस C है Q बाई C। इसमें क्या होगा भाई, तो होता है माइनस L di बाई dt, माइनस L di बाई dt, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। दूसरा अगर आई की बात करें है ना, कैपिटल स्मॉल में कंफ्यूज नहीं होना है, स्मॉल ही लिख लेते हैं, स्मॉल लिखने का आदत है। तो आई जो होगा, आई बेसिकली क्या है, रेट ऑफ एक्चुअली करंट सप्लाई कर रहा है, तो करंट सप्लाई कर रहा है इसका मतलब कैपेसिटर पे चार्ज जो है वो क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। तो कैपेसिटर पे जो डिक्रीज इन रेट ऑफ चार्ज हो रहा है यानी माइनस dq बाई dt, वही क्या होगा करंट आई। सही, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया सेकंड इक्वेशन। अब थोड़ा सा देखने का कोशिश करें फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो I है उसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं dq बाई dt। तो जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो हो जाएगा q बाई c प्लस l d स्क्वायर q अपॉन dt स्क्वायर, बोल सही बोल रहा हूँ इक्वल्स 0 है, होगा ना, होगा। हमने I की जगह पे माइनस dq बाई dt डाल दिया, तो क्या हो जाएगा q बाई c प्लस l d स्क्वायर q अपॉन dt स्क्वायर। और अगर ये भी हो जाएगा d स्क्वायर q अपॉन dt स्क्वायर प्लस q बाई l c इक्वल्स 0। अगर इस इक्वेशन को देखोगे, अगर आप इस इक्वेशन को देखोगे है ना, तो यह सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। एसएचएम की तरफ चलते हैं। एसएचएम में हमने देखा था, याद कर एक्सेलरेशन इक्वल्स क्या होता था माइनस ओमेगा स्क्वायर, होता था ना यार। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता था d स्क्वायर अपॉन x अपॉन dt स्क्वायर, इसको इधर ले आते हैं प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल 0। अब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, क्या दोनों इक्वेशन एक ही जैसा है? अभी और कोई दिक्कत है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं d स्क्वायर q अपॉन dt स्क्वायर। तो मैं ओमेगा का ही दिक्कत है ना, यहाँ पे भी लिख देते हैं ओमेगा नॉट स्क्वायर इनटू q। अब बोलो ओमेगा नॉट स्क्वायर कहां से आ गया, तो ओमेगा नॉट स्क्वायर इज बेसिकली 1 by LC रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अब कंपेयर करके देखो, अब तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर इस A और B इक्वेशन को कंपेयर करें तो दोनों इक्वेशन तो सेम ही है, अरे है ना। सर इक्वेशन को दोबारा
एक्सप्लेन करना। एसएचएम के अंदर बेटा क्या होता था? एसएचएम क्या किसको बोलते थे? जिसमें एक्सेलरेशन जो हो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स हो, यही तो होता था ना। एसएचएम का डेफिनेशन है इधर कंडीशन यही था ना यार, बोलो ना। f इक्वल्स माइनस के एक्स ये होता था m ओमेगा स्क्वायर एक्स। f इक्वल्स क्या होता था? माइनस के एक्स। फोर्स को क्या लिखेंगे? मास इनटू एक्सेलरेशन। k क्या होता था? ये होता था m ओमेगा स्क्वायर एक्स। a क्या आया था? ओमेगा स्क्वायर एक्स। अरे इससे जब मैं पढ़े होता हूं होता था ना। तो एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन को d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर ही तो लिखते हैं। तो हमने एक्सेलरेशन को d स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर लिख दिया प्लस ओमेगा स्क्वायर x। ठीक है, अब a और b को देखो, सेम इक्वेशन है। यहाँ x है तो यहाँ q है, यहाँ वापस x, यहाँ वापस q, ओमेगा स्क्वायर। कहने का मतलब ये जो सर्किट है ऑसिलेशन, यहाँ देखो ऑसिलेशन क्यों बोला? क्योंकि इसका बिहेवियर एसएचएम का के जैसा है। इसके अंदर क्या होता है? जो एनर्जी है वो ऑसिलेट करता है। किसके बीच में भाई? तो कैपेसिटर और इंडक्टर के बीच में एनर्जी ऑसिलेट करता है। यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो एनर्जी का लॉस नहीं होगा। ये जो इक्वेशन है वो अनडैम्प्ड एसएचएम का इक्वेशन है। अनडैम्प्ड एसएचएम का इक्वेशन मतलब एनर्जी कंजर्व रहेगा। आपको अगर याद होगा अनडैम्प्ड हम जनरली आइडियल कंडीशन लेके चलते थे। मान लो स्प्रिंग है, ये ब्लॉक है ना, और ये स्मूथ सरफेस है। सपोज आपने एक से डिस्प्लेस किया और छोड़ दिया तो ये हमेशा इसके आगे पीछे ऑसिलेट करते रहेगा, हमें मान के चलो, है ना। और उसी के इक्वेशन ये आया। डैम्पिंग का मतलब होता है कि वो ऑसिलेट करेगा लेकिन कोई एक्सटर्नल फ्रिक्शन फोर्स होगा जिससे धीरे धीरे ऑसिलेट करते करते कभी ना कभी आके रुक जाएगा। प्रैक्टिकली डैम्पिंग होता है, एयर रेजिस्टेंस वगैरह से डैम्पिंग होता है, लेकिन हम आइडियली लेके चलते हैं। तो बेसिकली अगर बोले तो ये जो इक्वेशन मैं बोलना है चाह रहा हूं कि जो इक्वेशन है वो अनडैम्प्ड एसएचएम का है। अनडैम्प्ड एसएचएम का मतलब कि एनर्जी कंजर्व रहेगा। एनर्जी क्या होता है भाई? तो आप स्प्रिंग कंप्रेस होता है, सेंटर पे आता है, फिर इलोंगेट होता है, यही होता है ना। यानी कि मेनली इसमें क्या होता है, जब नेचुरल लेंथ में है तो स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में है, इसका मतलब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गया। उस समय क्या होता है? ब्लॉक के पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है। यानी कि इस वाले केस में अगर आप देखोगे तो टोटल एनर्जी जो होता था वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता था ना। टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और होता था काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में जाता था, वापस पोटेंशियल से काइनेटिक में आता था। इस तरह से ऑसिलेट करता था। अब जब एक्सट्रीम पे जाएगा तो एक्सट्रीम पे जाएगा तो क्या होगा? ब्लॉक रेस्ट में होगा, रुक जाएगा, फिर वापस आएगा। एक्सट्रीम, दोनों एक्सट्रीम पे क्या होता था? पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता था और काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाता था। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाता था इलेक्ट्रिकल सॉरी काइनेटिक एनर्जी में, और काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होता था पोटेंशियल एनर्जी में। यानी कि यहाँ भी एनर्जी का ऑसिलेशन था, लेकिन यहाँ पे किस एनर्जी का ऑसिलेशन था? पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे जो एनर्जी का ऑसिलेशन हो रहा है वो किसके बीच में हो रहा है? कैपेसिटर और इंडक्टर के बीच में। कैपेसिटर जो है वो किसको स्टोर करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को। इंडक्टर किसको स्टोर करता है? मैग्नेटिक एनर्जी को। तो यहाँ पे जो ऑसिलेशन हो रहा है वो एक्चुअली में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी के। यानी कि क्या होगा? कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा कंप्लीटली और पूरा का पूरा एनर्जी इसमें आ जाएगा इंडक्टर के पास, पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड में फॉर्म। फिर वापस जैसे ही पूरा डिस्चार्ज होगा वापस इंडक्टर करंट फ्लो करवाना शुरू करेगा, और जो मैग्नेटिक एनर्जी है वापस कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के फॉर्म में आएगा।
समझ रहे हो? इस तरह से प्रोसेस चलेगा। फिर एक कंप्लीट चार्ज लेगा, एक कंप्लीट डिस्चार्ज लेगा, ठीक। फिर वापस कैपेसिटर, मतलब सेम एज ऐसे है ना। और मैं इक्वेशन से बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो, यानी कि हम यहाँ से देख के बोल सकते हैं कि एनर्जी जो है वो सिलेक्ट करने वाला है ना। तो आप दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर सकते हो, एसएचएम कैलकुलेशन है, और इसे आप देख के बोल सकते हो कि एनर्जी जो है वो सिलेक्ट करने वाला है मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। ओके, ओमेगा नॉट क्या है भाई? तो 1/LC। चलिए यहाँ तक ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये हुआ, समझ में आ रहा है? ऑसिलेशन का मतलब कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, इंडक्टर चार्ज होगा, इंडक्टर कंप्लीटली चार्ज हो जाएगा, कैपेसिटर कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाएगा। फिर क्या होगा? अब इंडक्टर डिस्चार्ज होना शुरू होगा, इंडक्टर कैपेसिटर चार्ज होना शुरू होगा, मतलब एनर्जी इसी के अंदर घूमते रहेगा। यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे एनर्जी का लॉस बेसिकली नहीं होगा, बल्कि एनर्जी जो है ऑसिलेट करेगा। अब अगर आपको याद हो d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर x इक्वल 0 ऐसे है। इसका हमने सॉल्यूशन भी लिखा था, a sin ओमेगा t प्लस y और t cos ओमेगा t प्लस ऐसे चल रहा है, प्लस माइनस x इक्वल्स x लिया है, x इक्वल्स बोलिए, अरे लिखा था ना। यहाँ पे अगर एक क्वेश्चन है, यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? ये समझाने के लिए लिखा था। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? अगर हम बात करें d स्क्वायर क्यू अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर क्यू इक्वल 0, तो यहाँ क्यू का सॉल्यूशन इक्वेशन आएगा, है ना। क्यू क्या हो जाएगा भाई? मान लो क्यू इक्वल्स क्यू नॉट cos ओमेगा टी, ओमेगा टी प्लस एक्स, पाई भी लेना चाहो तो ले, ओमेगा टी प्लस पाई है। बेसिकली ये क्या है? सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन कहां से आया? तो एसएचएम याद करो, अरे आया था मेरा वहां की इक्वेशन y इक्वल 6 sin ओमेगा टी cos ओमेगा टी, दोनों में से कोई भी लिख लो, फेज का डिफरेंस होता है ना। क्यू नॉट क्या है भाई? तो क्यू नॉट मतलब जो है वो एम्पलीट्यूड है किसका? चार्ज का। यानी कि कैपेसिटर पे जो चार्ज है वो भी साइनसॉइडल वेरी कर रहा है, कैपेसिटर पे जो चार्ज है वो साइनसॉइडल वेरी कर रहा है, और मैक्सिमम चार्ज तो वही होगा ना जो इनिशियल चार्ज होगा। इनिशियल चार्ज हमने क्या माना था? क्यू नॉट, तो दैट्स व्हाई क्यू नॉट cos ओमेगा टी प्लस पाई, ये जो है चार्ज एज फंक्शन ऑफ टाइम, यही आएगा। क्लियर? अगर करंट की बात करें, आई पाई क्या था? माइनस वी क्यू अपॉन dt, ये लिखा था ना। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं, क्या हो जाएगा? क्यू नॉट ओमेगा cos का हो जाएगा साइन, माइनस साइन तो माइनस और माइनस प्लस ओमेगा टी प्लस, क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि हमारे पास इक्वेशन आ गया q इक्वल्स q नॉट cos ओमेगा टी प्लस पाई। अगर q इक्वल्स q नॉट ओमेगा टी प्लस पाई है तो करंट क्या हो जाएगा? q नॉट ओमेगा sin ओमेगा टी प्लस, है ना।
अभी क्या है, इसको आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव लिख सकते हो। क्या क्या करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आई है ना। फिर आई नॉट क्या है भाई, क्यू नॉट इंटू ओमेगा, और बोल सकते हैं करंट एम्पलीट्यूड। तो ये समझ में आया ना, करंट भी जो है वो इंक्रीज कर रहा है इसमें सर्किट में, है ना। करंट भी जो है वो इंक्रीज कर रहा है, लेकिन आप देखोगे तो दोनों आउट ऑफ फेज है, मतलब π/2 के फेज डिफरेंस पे है, यानी एक में कॉस है और दूसरे में साइन है। तो जब चार्ज मैक्सिमम होगा उस समय करंट मिनिमम होगा, और जिस समय करंट मैक्सिमम होगा उस समय चार्ज मिनिमम होगा। ये देख के बताया जा सकता है। आई नॉट क्या है, करंट एम्पलीट्यूड इसके अंदर, यानी कि हम यहाँ पे जो Q लिख रहे हैं और I लिख रहे हैं वो क्या किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो I रिप्रेजेंट कर रहा है सर्किट में करंट एज फंक्शन ऑफ टाइम, है ना, और Q रिप्रेजेंट कर रहा है चार्ज ऑन कैपेसिटर एज फंक्शन ऑफ टाइम। कहीं भी दिक्कत नहीं इसमें तो बोलो। अरे पता है ना यार, ऐसे जब से लिखा हूँ ये तो समझ में आ रहा है ना, ये तो पता है ना, तो कुछ नहीं बोलेगा। हेलो, हाँ, इसको फटाफट छपाई कीजिए, इधर वाला मिटाऊंगा मैं। हो गया, चलिए तो आ गया, हमने करंट में लिख लिया, चार्ज में लिख लिया। तो बात करें एनर्जी स्टोर, है ना। तो अगर एनर्जी कैपेसिटर की बात करें किसी भी टाइम पे, ऑब्वियसली टाइम का फंक्शन है, मैं टाइम सबस्क्रिप्ट लेके नहीं चल रहा, है ना, नहीं लेके चल रहा हूं तब भी समझो कि अगर टाइम फंक्शन लिख रहे हैं, क्योंकि मैं जैसे ही इसको यूज करूंगा वैसे ही वो टाइम का फंक्शन बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, q स्क्वायर अपॉन होगा, q स्क्वायर बोले तो q नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t प्लस फाइव अपॉन 2c, है ना। और इसी अगर देखो तो हो सकता है इसको बोल सकते हैं u नॉट cos स्क्वायर ओमेगा t प्लस फाइव। कोई दिक्कत नहीं। एनर्जी इंडक्टर क्या हो जाएगा, हाफ एल आई स्क्वायर, आई का मतलब एज ए फंक्शन ऑफ टाइम की बात कर रहा हूं, हाफ एल आई की जगह पे क्या लिखोगे, क्यू नॉट ओमेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस, सही है। हाफ एल आई स्क्वायर है, सॉरी एल क्यू नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, एल बाई सी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अच्छा, एक चीज से कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे मैंने ओमेगा नॉट लिख दिया था लेकिन मैंने यहाँ पर ओमेगा रख लिया, तो हम चाहो तो हटा दो, है ना।
यहाँ पे याद है मैंने समझाने के लिए रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने ओमेगा किया था। ये ओमेगा और ओमेगा वही है क्योंकि यहीं से इक्वेशन आ रहा है ना ये, है ना, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। sin स्क्वायर ओमेगा t प्लस 5 यहाँ भी वापस का क्या गया q स्क्वायर बाय 2c q नॉट स्क्वायर बाय 2c sin स्क्वायर ओमेगा t प्लस 5। तो दोनों इक्वेशन को देखिएगा तो तुम्हें समझ में आएगा। ये वापस उससे की कोई परसेंट कर रहा है, एसएचएम से आया है, एसएचएम को ही परसेंट करेगा, दोनों का इक्वेशन सेम है। तो टोटल एनर्जी क्या होगा यहाँ पे एक्चुअली में, टोटल एनर्जी क्या होगा QC प्लस QN। किसी भी टाइम पे लिखना चाहते हो तो आपको दिस प्लस दिस लिखना पड़ेगा, है ना। तो क्या हो जाएगा Q नॉट स्क्वायर अपॉन 2C, दोनों में कॉमन है, cos स्क्वायर ओमेगा t प्लस 5 प्लस sin स्क्वायर ओमेगा t प्लस 5। क्या हो जाएगा Q नॉट स्क्वायर अपॉन 2C sin स्क्वायर ओमेगा t प्लस 5 प्लस cos स्क्वायर ओमेगा t प्लस। टोटल एनर्जी क्या आया, टोटल एनर्जी Q नॉट स्क्वायर अपॉन 2C रेडिएशन एनर्जी। यहाँ से अगर तुम्हें याद नहीं है तो याद कर, वहां पे काइनेटिक एनर्जी होता था, काइनेटिक एनर्जी क्या होता था हाफ m ओमेगा स्क्वायर a sin ओमेगा t प्लस 5। ये स्क्वायर साइन होता था, कॉस होता था, जो भी होता था, मतलब फंक्शन वही है यहाँ पे, है ना। एक होता था टोटल एनर्जी ऑफ एसएचएम, है ना, जो कि यहाँ पे क्या है Q नॉट स्क्वायर अपॉन 2C। इक्वेशन वही है, कुछ नया नहीं है, ठीक है। तो टोटल एनर्जी Q नॉट स्क्वायर अपॉन 2C और वो इस तरीके से ऑसिलेट करता है। अगर हाँ और अगर पीक करंट का बात करें, आई नॉट मैक्सिमम करंट कितना होगा इंडक्टर में, तो Q नॉट इनटू ओमेगा, ठीक है। और मैक्सिमम करंट इन इंडक्टर पूछे, मैक्सिमम करंट इन इंडक्टर आई नॉट, तो बेसिकली क्या है Q नॉट इनटू ओमेगा, सही है ना। और लिख सकते हो Q नॉट अपॉन रूट LC, ठीक है। अब मान लो कैपेसिटर V वोल्टेज से चार्ज है, तो Q नॉट को C इंटू D भी लिख सकते हो, है ना। तो क्या हो जाएगा CC D इंटू रूट C अपॉन L। कोई फॉर्मूला नहीं है, ये आगे की तरफ मैंने एक्सटेंड किया है। मान लो कैपेसिटर V वोल्टेज से चार्ज किया गया था इनिशियली, है ना, और इसको चार्ज किया था ना, तो V वोल्टेज से चार्ज किया, तो Q नॉट एक्चुअली में क्या हो जाएगा C इंटू D। तो उस तरह से भी लिख सकते हो और उस तरह से भी आई नॉट का वैल्यू निकालो। तो समझ में आ गया, इसमें एनर्जी हम लिख सकते हैं, और एनर्जी जो है वो इंडक्टर और कैपेसिटर के बीच में ऑसिलेट कर रहा है। किसी भी टाइम पे एनर्जी लिखने के लिए बोलेगा
चार्ज कितने के लिए बोलेगा, करंट कितने के लिए बोलेगा, हम ऐसे ऑसिलेशन के अंदर लिख सकते हैं। क्लियर है? बोलो कोई कंफ्यूजन इसमें? नहीं, तो ये था ऐसी ऑसिलेशन। नेक्स्ट टॉपिक लीजिए, पावर इन एसी सर्किट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है पावर इन एसी सर्किट, अल्टरनेटिव गाइड सर्किट। मान लीजिए कोई एसी सर्किट है, कोई भी सपोज कोई सर्किट है ना, आपने इसके पास EMF सपोज आपने अप्लाई किया इक्वल C0 sin ओमेगा है, और जिसके कॉरस्पॉन्डिंग इसमें करंट आया I इक्वल्स I0 sin ओमेगा t प्लस का मतलब अगर
इंडक्टर कैपेसिटर कोई एलिमेंट है तो उसके एलिमेंट का डिफरेंस आएगा ही, है ना। तो इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है डायग्राम बनाने का, मैं बस समझने के लिए बना रहा हूँ। तो पावर बेसिकली क्या होता है? पावर होता है E into I। किसी भी इंस्टेंट पे किसी भी टाइम पे अगर आप पावर लिखोगे क्या होगा? E into I, है ना। तो अगर पावर में जब बोलता हूँ तो पावर जो है उसका मतलब है एवरेज पावर, मतलब हर एक साइकिल में कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। जब मैं पावर बोल रहा हूँ उसका मतलब क्या है? एवरेज पावर, यानी कि 1 साइकिल के अंदर। ठीक है, तो किसी भी इंस्टेंट पे अगर बात करें तो पावर हो जाएगा E into I, और इसको लिख सकते हैं E नॉट साइन ओमेगा टी इंटू I की जगह पे I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। ये तो इंस्टेंटेनियस पावर है ना। पावर मतलब किसी भी इंस्टेंट एवरेज निकालना है तो हमें साइकिल के अंदर निकालना पड़ेगा। चलो क्या हो जाएगा? क्या हो गया? E नॉट I नॉट साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी प्लस 5। साइन क्या तो साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू है ना E नॉट I नॉट cos phi into sin square omega प्लस cos phi को कॉमन आ जाएगा। एक मिनट sin ओमेगा t into cos phi cos ओमेगा t sin नहीं, तो cos phi कॉमन नहीं है, ठीक है। cos phi into sin square ओमेगा t प्लस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसको, इधर हो जाएगा sin ओमेगा t cos ओमेगा t into sin phi कॉमन नहीं है। E नॉट इंटीग्रेट कर दो वन साइकिल में, dt से मल्टीप्लाई करो, राइट करो, यहाँ भी वन साइकिल में कर दो dt से मल्टीप्लाई करके। फटाफट में मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा आगे। क्लियर? ये चीज किया हुआ है sin स्क्वायर ओमेगा t dt अपॉन dt, ये चीज किया हुआ है आरएमएस जब कर रहे थे, जब एवरेज करंट निकाल रहे थे। एक इंटीग्रेशन किया था sin स्क्वायर ओमेगा t को लिखा था 1 - 2 cos ओमेगा t, और उसके बाद किया था। और यहाँ तक मुझे जहां तक मुझे याद है E नॉट I नॉट cos phi इसका वैल्यू आया था 1/2। मैं दोबारा नहीं करने जा रहा, तुम चाहो तो कर लो, 0 से 2 पाई लिमिट पुट कर देना। यहाँ भी sin ओमेगा t को cos ओमेगा t है, इसको क्या 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 2 से डिवाइड कर देना, तो हो जाएगा sin 2 ओमेगा t, है ना। तो sin ओमेगा t या sin ओमेगा t sin 2 ओमेगा t 3 ओमेगा t जो भी लिखना है लिख लो। वन साइकिल में इनका इंटीग्रेशन क्या आएगा? 0। सही बोल रहा हूँ यार, आएगा ना। दूसरा वाला पार्ट क्या होगा? 0, यानी कि पावर आया E नॉट I नॉट cos phi अपॉन 2, और लिख सकते हैं E नॉट अपॉन √2 I नॉट अपॉन √2 cos phi।
इक्वल्स IRMS ERMS into cos phi। ठीक है, मैंने बोला था cos phi का सिग्निफिकेंस है क्या है, पावर फैक्टर। क्लियर है, क्लियर है। cos phi कहां से आ रहा था, इंडक्टिव एलिमेंट की वजह से। cos phi कहां से आ रहा था, इंडक्टिव एलिमेंट की वजह से। और इससे फर्क पड़ता है कि आप कितना पावर कंज्यूम कर रहे हैं। बोलो कहीं पे दिक्कत हो किसी पार्ट में? वन बाई टू प्लस बाहर पहले क्लास क्या होगा, IRMS ERMS into cos phi। IRMS ERMS into cos phi। ओके, लास्ट टॉपिक इसका ये इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में मतलब जनरली पूछ देता है, एक दो साल में एक सवाल आ जाता है। और ये ऐसा चीज है कि इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, एक ही फॉर्मूला है छोटा सा, उसी फॉर्मूले पे आंसर आ जाता है। मतलब फिजिक्स में कुछ बने ना बने तो पक्का बन जाएगा, एक दिन पहले 5 मिनट भी देख के जाओगे। चलिए तो ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर जो है बेसिकली एक स्टैटिक डिवाइस है। ट्रांसफार्मर है स्टैटिक डिवाइस। स्टैटिक डिवाइस बोल रहा हूँ इसका मतलब ये है कि ट्रांसफार्मर जो है वो एनर्जी जनरेट नहीं करता है, ट्रांस है ना, बेसिकली ट्रांसफॉर्म करता है, इसलिए ट्रांसफार्मर बोलते हैं। तो एनर्जी एनर्जी क्या करता है, जनरेट नहीं करता है बल्कि एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करता है वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म। और जैसे कि अभी हमने देखा पावर, पावर क्या हुआ भाई, 3 into I। पावर क्या था, into है ना। तो ट्रांसफार्मर जो है उसमें क्या होता है कि एक एंड से आप एनर्जी को इनपुट देते हैं, दूसरे एंड से आप एनर्जी का आउटपुट लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इधर से अगर इनपुट तुमने कुछ दिया 200 मेगावाट तो इधर आपको 400 मेगावाट मिलेगा, ऐसा नहीं। आइडियल ट्रांसफार्मर मानोगे मतलब किसी तरह का लॉस नहीं हो रहा है, तो 200 मेगावाट इधर से दोगे तो इधर मिलेगा आपको 200 मेगावाट, नहीं तो समवॉट थोड़ा बहुत कम ही मिलेगा, है ना। वैसे ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है, 90 प्लस होता है किसी भी ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी, तो बहुत ज्यादा पावर लॉस नहीं होता है, 98% 97% होता है। कहने का मतलब कि जितना भी आप ऐसे
तुम्हें दोगे उससे कम ही मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि पावर जनरेट करने का डिवाइस नहीं है, बेसिकली ट्रांसफॉर्म करता क्या है और इसका जरूरत क्या है तो सबसे पहले जब हम एनर्जी का जनरेशन करते हैं, जहां पे भी हम एनर्जी का जनरेशन करते हैं तो होता क्या है कि जहां पे हम जनरेशन करते हैं वो जनरली 22 की वोल्ट 20,000 वोल्ट पे होता है और 66,000 वोल्ट 66 केवी पे या 22 केवी जनरेशन। और तुमने नहीं देखा होगा वहां पे जो टरबाइन से वायर निकलता है ना वो बहुत ज्यादा हेवी होता है, बहुत ज्यादा मोटा, इतना मोटा वायर जहां पे जनरेट होता है। अब होता क्या है कि मोटा वायर क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि बेसिकली करंट क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जितना पतला वायर सजाएगा उतना ज्यादा लाइट से कोलिजन होगा इलेक्ट्रॉन्स का और एनर्जी लॉस होगा। तो इसके लिए क्या चाहिए, थिक वायर। तो होता क्या है कि जब हम जनरेट करते हैं तो हम जहां जनरेट करते हैं वहीं पे हमें कंज्यूम करना नहीं होता है ना। जनरेट कहीं हो रहा है यहाँ से 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूर, वापस ट्रांसमिट करके हम यहाँ पे ला रहे हैं। जनरली जनरेशन जो होता है वो सिटी से बाहर होता है ना, और हर जगह नहीं होता। जब JNK में पता नहीं कहीं पे होगा, एक आध जगह जनरेशन नहीं भी होगा, जो ही हो। तो बेसिकली जहां पे हम जनरेट करते हैं वहां पे हम कंज्यूम नहीं करते, यानी कि जनरेशन के बाद जो दूसरा काम होता है वो है ट्रांसमिशन का, है ना। यानी कि एक जगह से दूसरे जगह तक करंट को ले जाना। ठीक है, अब जब हम करंट को जिस वोल्टेज पे जनरेट करते हैं अगर उसी वोल्टेज पे ट्रांसमिट करें तो होता क्या है कि मैक्सिमम पार्ट ऑफ एनर्जी जो है वो लॉस हो जाता है ट्रांसमिशन कॉस्ट के फॉर्म। 10-15 में 10 मिनट आ रहा है ना। मैक्सिमम पार्ट ऑफ एनर्जी जो है वो ट्रांसमिशन कॉस्ट के फॉर्म में लॉस हो जाता है। कैसे, तुम्हें पता है कि एनर्जी जो हीट क्या होता है वायर किसी से आई स्क्वायर आई, यानी कि हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई स्क्वायर की। आई जितना ज्यादा होगा हीट उतना ही लॉस होगा, मतलब नहीं ज्यादा एनर्जी बर्बाद हो जाएगा ट्रांसमिशन में। और आपको बहुत दूर तक ले जाना है, 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर ले जाना होता है, तो उस प्रोसेस में बहुत ज्यादा एनर्जी जो है वो लॉस हो जाता है। तो इस ट्रांसमिशन कॉस्ट को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर है। तो ट्रांसफार्मर क्या करता है, ये जो पावर है वो वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट है, तो क्या करता है करंट को कम कर देता है और वोल्टेज को बढ़ा देता है। क्या करता है, करंट को ट्रांसफॉर्म कर देता है पोटेंशियल डिफरेंस के। तुमने देखा होगा जो ट्रांसमिशन लाइन होता है वो बड़ा बड़ा टावर पे जाता है, देखा है ना, जाता है ना। और वो बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज का होता है, वो 220 किलो वोल्ट पे होता है, जबकि जनरेशन 22 केवी पे ही होता है। यहाँ पे वोल्ट लिखा है, किलो वोल्ट बोलेंगे तो 22 केवी है ना। इससे भी ज्यादा 44 केवी पे भी होता है। तो क्यों, और इतना बड़ा टावर पे ले लिया जाता है क्योंकि उसका वो बहुत ज्यादा हाई पोटेंशियल होता है, वो ज्यादा नीचे रहेगा, है ना। तो इसका कैपेसिटी मतलब आयनाइज करने का बहुत ज्यादा रहता है, तो आसपास में जाओगे तो करंट दूर से लगने लगेगा। तो बेसिकली इसी चीज को ओवरकम करने के लिए, ट्रांसमिशन कॉस्ट को ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम जनरेशन के बाद ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। और ट्रांसफार्मर क्या करता है, करंट को ट्रांसफॉर्म कर देता है वोल्टेज के फॉर्म, है ना। और फिर हम ट्रांसमिट करते हैं। यूज कितने वोल्टेज पे करना होता है, घर में कितना आता है 220 वोल्ट, ये होता है ना। देख ये तो हमें वापस यही करना है ना,
तो बेसिकली हम क्या करते हैं, जनरेट करते हैं, फिर स्टेप अप करते हैं, स्टेप अप मतलब हाई वोल्टेज पे करते हैं, फिर उसको ट्रांसमिट करते हैं, फिर सिटी में आता है, फिर उसको स्टेप डाउन करते हैं, वापस उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे करंट कम वोल्टेज पे करके फिर सप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पे कहीं ग्रिड होगा जंगल में, वहां पे आया होगा एक बड़ा बड़ा टावर जो कि 220 के लिए हुआ होगा, वहां ट्रांसफार्मर बड़ा बड़ा यूज हुआ होगा, फिर उसको उसमें कन्वर्ट किया होगा 33 केवी जनरल, है ना, 33 केवी इधर भी आसपास में गया होगा, बड़ा सा पोल होता है। ये जो नॉर्मल पोल तुम्हें दिखता है जिसमें छोटा छोटा ट्रांसफार्मर लगा हुआ होता है, वहां पे आता है 11 केवी, वहां पे कितना आता है 11 केवी। अब मान लो सिटी में यहाँ से ट्रांसमिट करना है, यहाँ से मान लो इधर पे कौन सा है 7 माइल या 17 माइल जो भी है, वहां ले जाना है। हर जगह तो ग्रिड नहीं बना सकते ना, हर जगह यहाँ से हम वायर नहीं उतार सकते, तो वायर किसी एक सेंटर पे होता है, मान लो एक लोकेलिटी में एक शहर के अंदर, वहां पे उतरेगा, वहां से हम उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे 33 केवी पे। छोटा मोटा जो शहर होता है जैसे 17 माइल टाइप्स का जो भी है आसपास में शहर, वहां पे जाएगा 33 केवी, ठीक है, क्योंकि फिर भी डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 20 किलोमीटर ट्रांसमिशन करना है तो 33 केवी, 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर ट्रांसमिशन करना है तो फिर वापस 11 केवी, जो तुम्हारे घर के सामने ट्रांसफार्मर पे आता है, कितना आता है 11 केवी। फिर वापस क्या करते हैं, घर में सप्लाई करना हो तो ट्रांसफार्मर घर के पास में आसपास में होता है, 100 मीटर के आसपास में होता है, फिर वहां से 220 किलोमीटर सप्लाई हमें करना है। हर जगह कोई भी इंडस्ट्री हो, है ना, 440 वोल्ट ज्यादा यूज करेंगे, 220 वोल्ट यूज करेंगे, पहले हमें ये क्या यूज करना है। तो प्रोसेस जो है वो क्या है, जनरेशन के बाद स्टेप अप वोल्टेज को बढ़ाना, फिर ट्रांसमिट करना एक जगह से दूसरे जगह ताकि ट्रांसमिशन कॉस्ट कम हो जाए, और फिर ट्रांसफार्मर यूज करके वोल्टेज को डिक्रीज करें। तो ट्रांसफार्मर यही का मतलब ट्रांसफार्मर का काम तो समझ में आ गया कि बेसिकली जो है वो पावर जनरेट करने वाला कोई डिवाइस नहीं है, बस ट्रांसफॉर्म करने वाला डिवाइस है। अब इसमें दो टाइप का होता है, एक होता है स्टेप अप, दूसरा होता है स्टेप डाउन। स्टेप अप मतलब इनपुट में कम वोल्टेज डाला, आउटपुट में ज्यादा वोल्टेज दिया। मैं पावर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एनर्जी की बात नहीं कर रहा हूँ, एनर्जी हमेशा आउटपुट में कम मिलेगा, मैं वोल्टेज की बात कर रहा हूँ। अब कम वोल्टेज अप्लाई करेंगे इनपुट में, आउटपुट में ज्यादा वोल्टेज लेंगे, ज्यादा वोल्टेज लेंगे मतलब करंट उधर इस साइड तक डिक्रीज हो जाएगा। स्टेप डाउन मतलब ज्यादा वोल्टेज डालेंगे, आउटपुट में कम वोल्टेज लेंगे, यानी कि कंज्यूमर एंड पे स्टेप डाउन, जनरेशन एंड पे स्टेप अप। क्लियर? चलो ये तो वो समझ में आया ट्रांसफार्मर क्यों यूज करते हैं, क्या काम है। आते हैं आईएसए आरके। चलो अब इसका जो मेन बेसिक चीज है, जो फॉर्मूला आएगा वही ध्यान रखना है। ट्रांसफार्मर क्या होता है वो देखने का मेन पार्ट में बता रहा हूँ, इसको ध्यान से देख लो। उसमें नहीं है, एक आयरन कोर होता है, इस आयरन कोर बोलते हैं। देखो अब आपने स्टेबलाइजर के अंदर पहले का जो स्टेबलाइजर आता था, आजकल तो ऑटोमेटिक है, तो खुद कंट्रोल करता है, एसी वगैरह में यूज होता है। तो इधर होता है कॉइलिंग होता है, दो एंड पे इधर ये बाइंडिंग है, और एक दूसरे साइड में बाइंडिंग है, कॉइलिंग है, ठीक है। अरे लास्ट है आज के इतना वो नहीं, 5 मिनट और है ज्यादा। ये है क्या, इसको बोलते हैं प्राइमरी बाइंडिंग, है ना, इसको बोलेंगे सेकेंडरी। सेकेंडरी और प्राइमरी का मतलब है जिस तरफ आप इनपुट देंगे ना, इनपुट वाला पार्ट प्राइमरी का रहेगा, आउटपुट वाला पार्ट सेकेंडरी का रहेगा, बाकी और कोई दूसरा कंडीशन नहीं है। तो मान लो इस टाइप में नंबर ऑफ टर्न्स है एन पी,
और दूसरे साइड में नंबर ऑफ टर्न्स है NS, है ना। तो इस पर कोई कंडीशन नहीं है कि NP बड़ा होगा कि NS बड़ा होगा, इधर ज्यादा टर्न्स लगाएंगे इधर ज्यादा टर्न्स लगाएंगे, वो डिपेंड करेगा कि आप बनाना क्या चाहते हैं। अगर स्टेप अप बनाना चाहते हैं तो प्राइमरी में कम होना चाहिए, सेकेंडरी में ज्यादा होना चाहिए। अगर आप स्टेप डाउन बनाना चाहते हैं तो प्राइमरी में ज्यादा होना चाहिए, सेकेंडरी में कम होना चाहिए। तो प्राइमरी और सेकेंडरी ज्यादा और कम पे डिसाइड नहीं होता, वो किसको होता है कि इनपुट साइड जो होगा वो प्राइमरी होगा और आउटपुट साइड जो होगा वो सेकेंडरी होगा। अब मान लो कि आपने इधर कुछ वोल्टेज सप्लाई किया है ना, अगर जो ट्रांसफार्मर है वो अल्टरनेटिव करंट में ही काम करेगा, क्योंकि अल्टरनेटिव करंट में करंट चेंज होता है, तो करंट चेंज होगा तो फ्लक्स जनरेट होगा। तो मान लो फ्लक्स जो है इससे पास कर रहा है, फ्लक्स यहां से लिंक होगा दूसरे वाले कॉइल में, होगा ना, यहां से फ्लक्स दूसरे वाले कॉइल में लिंक होगा। तो बेसिकली ये जो काम करता है वो किसको करता है, म्यूचुअल इंडक्शन। इसमें करंट फ्लो करवाओगे, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, इसका फ्लक्स इससे लिंक होगा, तो इसमें भी ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो इधर आपको आउटपुट मिलेगा। सच बोला जाए तो इस बाइंडिंग और इस बाइंडिंग में फिजिकली किसी तरह का कोई कांटेक्ट नहीं है, किसी तरह का कोई फिजिकली कांटेक्ट नहीं है, ये सारा कुछ किससे हो रहा है, इंडक्शन से, म्यूचुअल इंडक्शन से, है ना। तो मान ले इसमें जो फ्लक्स है फाई है, तो इसमें जो ईएमएफ होगा E1 वो क्या हो जाएगा, n p d∅dt होगा ना। और सेकेंडरी में अगर बोले EP प्राइमरी बोल दे रहा हूं, सेकेंडरी में क्या हो जाएगा, ns d∅dt, यही होगा ना, यही होगा EP/ES, NP/NS, यही फॉर्मूला है इंपॉर्टेंट, EP/ES, NP/NS। NP क्या है, नंबर ऑफ बाइंडिंग्स इन प्राइमरी, NS number of binding in secondary, EP EMF in primary, ES EMF in secondary। ध्यान से देखो, EP/ES greater than 1 होगा जब NP/NS, NP अरे रिलेशन कुछ बना लेना है, ध्यान देखिए बता सकते हो ना, प्राइमरी का ज्यादा होगा तो ES कम मिलेगा, सेकेंडरी ज्यादा होगा तो ES ज्यादा मिलेगा। इस तरह से इसके करस्पॉन्डिंग करंट का लिखोगे तो IP/IS क्या हो जाएगा, NS/N, इनवर्सली होता है, I is inversely proportional to ऑब्वियसली बात है, पावर कांस्टेंट है तो E into I कांस्टेंट है ना, तो E क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I। तो अगर E में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है EP/ES NP/NS, तो IP/IS क्या होता है, NS/NP। यही तो फॉर्मूला है, यही ध्यान रखना है और कुछ नहीं है इसमें, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। फ्लक्स क्या होता है, N d∅dt, इधर NP नंबर ऑफ टर्न्स है तो NP d∅dt, उसमें NS नंबर ऑफ टर्न्स है तो NS d∅dt, इसमें ये है EMF इन प्राइमरी, EMF इन प्राइमरी, EMF इन सेकेंडरी, दोनों का रेशियो ले लिया। स्टेप अप का मतलब है कि इनपुट में कम वोल्टेज अप्लाई करो, आउटपुट में ज्यादा मिले। स्टेबलाइजर का क्या करता है, पहले देखा था ना, वो घर में आता था कट 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 ऐसे रोटेट करते थे, उसमें वो होता था यार रेगुलेटर टाइप का, आप वोल्टेज बढ़ा सकते हो कम कर सकते हो, होता था ना। तो बेसिकली वो क्या करते थे, नंबर ऑफ टर्न बढ़ा देते थे, उसमें टैपिंग होता था, जैसे यहाँ पे टैप कर दिया, यहाँ पे टैप कर दिया, अब तुम सर्किट में इसको कनेक्ट कर लिए, फिर इसको कनेक्ट कर लिया, तो नंबर ऑफ टर्न चेंज हो गया ना। हाँ, तो वो जो पहले वाला जो आता था वो इसमें टैपिंग चेंज होता था, आप टैपिंग चेंज कर रहे हो, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा रहे हो, बढ़ाओगे तो वोल्टेज भी बढ़ेगा, घटाओगे तो घटेगा। तो स्टेप अप का मतलब है इनपुट साइड में वोल्टेज कम होगा, आउटपुट साइड में ज्यादा, स्टेप अप बढ़ाना,
तो कम वोल्टेज डालेंगे और उसको ज्यादा वोल्टेज बनाएंगे। स्टेप डाउन ज्यादा वोल्टेज डालेंगे, कम वोल्टेज आउटपुट मिलेंगे। बस इतना ही डिफरेंस है। तो स्टेप अप के लिए जरूरी है कि सेकेंडरी बाइंडिंग का नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी से ज्यादा होना चाहिए, और स्टेप डाउन के जरूरी है कि सेकेंडरी का प्राइमरी से कम होना चाहिए। बस यही ध्यान रखना। कोई एक फॉर्मूलेशन पता चल जाएगा तुम, इसको ध्यान से देखोगे किस में ज्यादा वोल्टेज किस कंडीशन पे है। समझ गए? तो यही एक फॉर्मूला है, और इसमें कुछ देखने में क्वेश्चन पेन में बहुत अच्छा है। छोटा 2 मिनट का काम है, इसको याद रखना। आ गया तो 4 नंबर ठीक है। ओके, थैंक यू। एक एडी करंट भी होता है, चलो अगले क्लास में होगा तो डिस्कस कर लेंगे। तो उसमें एडी करंट में कुछ नहीं है, थ्योरी है। ओके।